अध्याय 20 भाग 2। हरमाइनी ने हताशा में पूछा, तो मेकनेयर ने दानवों को राजी कर लिया कि वे तुम जानते हो कौन का साथ दें? गरुड़ाश्व, चुप रहो। अभी हमने अपनी कहानी पूरी नहीं की है, हैग्रिड ने गुस्से में कहा। मजे की बात तो यह थी कि शुरुआत में तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब उसे सुनाने में मजा आ रहा था। हमने और ओलंपे ने इस बारे में बातचीत की और इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर मुखिया तुम जानते हो कौन के पक्ष में था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी दानव उसके पक्ष में होंगे। हमने सोचा कि हमें दूसरे दानवों को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, जो गोल्गी मैथ को मुखिया के रूप में पसंद नहीं करते थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वे कौन से थे? देखो, मार मार कर उनका कचूमर बना दिया गया था, हैग्रिड ने धैर्य से कहा। वे जरा भी समझदार नहीं थे। वे गोल्गो मैथ के रास्ते से हटकर हमारी तरह गुफाओं में छिपे थे। इसलिए हमने रात को गुफाओं में झांक कर देखने का फैसला किया, ताकि शायद हम उनमें से कुछ को राजी कर सकें। रॉन ने सम्मान के साथ कहा, तुम रात को दानवों की तलाश में अंधेरी गुफाओं में गए? हैग्रिड बोला, देखो, हमें दानवों की ज्यादा चिंता नहीं थी, हमें तो प्राण पक्षियों की ज्यादा चिंता थी। डंबलडोर ने हमें बता दिया था कि बनते कोशिश हमें उनसे नहीं उलझना है। और दिक्कत ये थी कि उन्हें भी पता था कि हम आसपास हैं। शायद गोल्गो मैथ ने हमारे बारे में बता दिया था। रात को जब दानव सो रहे थे और हम गुफा में झांकना चाहते थे, तो मैकनेयर और दूसरा जादूगर पहाड़ों में हमारी तलाश में भटक रहे थे। हमें ओलंपे को रोकना पड़ा, वरना वो तो उन पर हमला कर देती, हैग्रिड ने कहा। और उनके मुंह के कोनों को ने हैग्रिड ने कहा और उनके मुंह के कोने ने उसकी दाढ़ी को ऊपर उठा दिया। वो उन पर हमला करने के लिए झटपटा रही थी। जब उसे गुस्सा आता है तो वो देखने लायक होती है, बिल्कुल आग की लपट। शायद ये फ्रांसीसी होने के कारण होगा। हैग्रिड नम आंखों से आग को निहारने लगा। हैरी ने उसे याद करने के लिए 30 सेकंड का समय दिया, फिर जोर से अपना गला साफ किया। फिर क्या हुआ? क्या तुम दूसरे दानवों के पास गए? क्या? ओ हाँ, हम गए थे। हाँ, कार्कस के मरने के बाद तीसरी रात को हम अपनी गुफा से बाहर निकले। हम प्राण भक्षियों से बचकर खोजी अभियान पर निकले। हमने कुछ गुफाओं में झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लेकिन छठी गुफा में हमें 3 दानव मिल गए थे, जो छिपे हुए थे। रॉन ने कहा, गुफा रॉन ने कहा, गुफा ठसाठस भरी होगी। हैग्रिड ने कहा, पैर रखने तक की जगह नहीं थी वहां। हरमाइनी ने कहा, तुम्हें देखते ही उन्होंने तुम पर हमला नहीं किया? हैग्रिड बोला, अगर उनकी हालत ठीक होती तो शायद ऐसा ही करते, लेकिन वे तीनों बुरी तरह घायल थे। गुल्गो मैथ के साथियों ने उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। होश में आने पर वे रेंकर सबसे पास वाली गुफा में छिप गए। खैर, उनमें से एक अंग्रेजी जानता था और उसने बाकी दानवों को हमारी बात समझा दी। उन्हें हमारी बातें बुरी नहीं लगी
इसलिए हम जाकर घायलों से मिलते रहे। मुझे लगता है कि एक ऐसा वक्त था जब हमने उनमें से 6 या 7 को मना लिया था। रॉन ने उत्साह से पूछा, 6 या 7? ये तो कोई बुरा नहीं है। क्या वे हमारे दल में शामिल हो जाएंगे? तुम जानते हो कौन से लड़ने लगेंगे? हरमाइनी ने पूछा। हैग्रिड, एक वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? हैग्रिड ने उसकी तरफ दुख भरी निगाह से देखा। गोल्गो मैथ के साथियों ने गुफा पर धावा बोल दिया। इसके बाद तो बचे हुए दानव हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। रॉन ने निराश दिखते हुए कहा, तो एक भी दानव नहीं आ रहा है? नहीं, हैग्रिड ने ठंडी आह भरते हुए कहा। ड्रैगन का गोश्त अपने चेहरे के ज्यादा ठंडे हिस्से से चिपकाते हुए बोला, लेकिन हमने वो कर दिया जो हम करने गए थे। हमने उन्हें डंबलडोर का संदेश दे दिया था। उनमें से कुछ ने उसे सुना और मुझे लगता है कि वे उसे भूले नहीं होंगे। हो सकता है कि गोल्गो मैथ को नापसंद करने वाले दानव कहीं दूर चले जाएं। हो सकता है कि वे ये याद रखें कि डंबलडोर उनके प्रति दोस्ताना है। हो सकता है कि वे लोग हमारे साथ आ जाएं। अब बर्फ खिड़की पर जमा हो रही थी। हैरी को एहसास हुआ कि उसके दुशालों के घुटने गीले थे। फैंग हैरी की गोद में सिर रखकर लार टपका रहा था। हैग्रिड, हरमाइनी ने कुछ देर बाद धीरे से कहा। हूँ? जब तुम वहां थे तो क्या तुम्हें पता चला अपनी अपनी माँ के बारे में? हैग्रिड ने अपनी सही सलामत आंख से हरमाइनी को देखा, जिससे वो थोड़ी घबरा गई। मुझे अफसोस है, मैं भूल गई थी, हैग्रिड ने कहा। मर गई? उन्होंने हमें बताया। बरसों पहले मर गई। ओह, मुझे अफसोस है हैग्रिड, हरमाइनी ने बहुत धीरे से कहा। हैग्रिड ने अपने विशाल कंधे उचका दिए। कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। हमें उनकी ज्यादा याद नहीं है। वे बहुत बढ़िया माँ नहीं थी। वो एक बार फिर खामोश हो गया। हरमाइनी ने घबराकर हैरी और रॉन की तरफ देखा। स्पष्ट रूप से वो चाहती थी कि अगली बार वे शुरू करें। रॉन ने हैग्रिड के खून से सने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैग्रिड, लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, या तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? हैरी ने कहा। सीरियस ने बताया था कि मैडम मैक्सिम तो बहुत पहले आ गई थी। रॉन ने पूछा। तुम पर किसने हमला किया? हम पर हमला नहीं हुआ, हैग्रिड ने जोर से कहा। हम, लेकिन उसके बाकी शब्द दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक के शोर में डूब गए। हरमाइनी ने सांस खींची। उसका मग छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। फैंग जोर से भौंका। चारों दरवाजे के पास वाली खिड़की को घूरने लगे। कोई नाटी और मोटी छाया पतले पर्दे के पार लहरा रही थी। वही है, रॉन फुसफुसाकर बोला। जल्दी से इसके नीचे आ जाओ, हैरी ने जल्दी से कहा। उसने अदृश्य चोगा उठाया। उसने अपने और हरमाइनी के ऊपर डाला, जबकि रॉन टेबल के पार से घूमता हुआ चोगे के नीचे घुस गया। वे तीनों एक कोने में चले गए। फैंग दरवाजे पर बुरी तरह भौंक रहा था। हैग्रिड बहुत दुविधा में था। हैग्रिड, हमारे कप छिपा देना। हैग्रिड ने हैरी और रॉन के मग उठाकर फैंग की बास्केट के कुशन के नीचे रख दिए। फैंग अब दरवाजे पर कूद रहा था। हैग्रिड ने उसे अपने पैर से धकाते हुए दरवाजा खोला। प्रोफेसर अम्ब्रिज अपने हरे ऊनी चोगे और उसी रंग के हैट में दरवाजे के बाहर खड़ी थी।
उनके होंठ सिकुड़े हुए थे और हैग्रिड का चेहरा देखने के लिए वो पीछे झुकी थी, क्योंकि वे मुश्किल से उसकी नाभि तक नहीं पहुंच पा सकती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे लेकिन जोर से कहा, जैसे किसी बहरे व्यक्ति से बात कर रही हो, तुम ही हैग्रिड हो, है ना? जवाब का इंतजार किए बिना वे कमरे में आ गई और उनकी बाहर निकलती आंखें हर उस दिशा में घूमने लगीं। दूर हटो, उन्होंने फैंग की तरफ अपना हैंडबैग लहराते हुए कहा, जो उन पर उछल उछल रहा था और उनका चेहरा चाटने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हम अशिष्टता नहीं करना चाहते हैं, हैग्रिड ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा। आप आखिर हैं कौन? मेरा नाम डोलोरेस अम्ब्रिज है। उनकी आंख पूरे केबिन का मुआयना कर रही थी। 2 बार उनकी निगाह उस कोने तक गई जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी के बीच सैंडविच बना हुआ खड़ा था। डोलोरेस अम्ब्रिज, हैग्रिड ने पूरी दुविधा के साथ कहा। हमारे ख्याल में आप मंत्रालय में थी। क्या आप फर्ज के साथ काम नहीं करती है? मैं मंत्री जी की सीनियर अंडर सेक्रेटरी थी, अम्ब्रिज ने केबिन में चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा और दीवार से टिके झोले से लेकर यात्री चौगे तक सभी छोटी छोटी बातों पर गौर करती हुई बोली, अब मैं गुप्त कलाओं की रक्षा की विषय की टीचर हूं। आप बड़ी बहादुर हैं, हैग्रिड ने कहा। उस काम को करने की इच्छा बहुत कम लोगों की होगी, और हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक भी, अम्ब्रिज ने कहा, और इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने हैग्रिड की बात सुनी थी। वो क्या है? हैग्रिड ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। मैं यही पूछने जा रही थी, अम्ब्रिज ने कहा और फर्श पर चीनी मिट्टी के टुकड़ों की तरफ इशारा किया जो हरमाइनी के मग के थे। ओह, हैग्रिड ने कहा और लाचारी से उस कोने की तरफ देखा जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी छिपे खड़े थे। ओह, वो तो फैंग ने किया था। उसने मग तोड़ दिया था, इसलिए हमें उसके बजाय इसका इस्तेमाल करना पड़ा। हैग्रिड ने उस मग की तरफ इशारा किया जिससे वो पी रहा था। उसका एक हाथ अब भी अपनी आंख से टिके ड्रैगन की गोश्त पर रखा हुआ था। अम्ब्रिज उसके सामने खड़ी हो गई और केबिन के बजाय अब गौर से उसका हुलिया देखने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, हैग्रिड ने दृढ़ता के साथ कहा। हम फैंग से बातें कर रहे थे। और वो भी तुमसे बातें कर रहा था? हाँ, एक तरह से, हैग्रिड ने थोड़ी बेचैनी से कहा। हम कई बार कहते हैं कि फैंग इंसान जैसा ही है, अम्ब्रिज ने रेशमी अंदाज में कहा। महल में तुम्हारे केबिन तक 3 लोगों के पैरों के निशान आए हैं। हरमाइनी की सांस बाहर निकल गई। हैरी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सौभाग्य से उस वक्त फैंग प्रोफेसर अम्ब्रिज के दुशालों के कोनों को जमकर सूंघ रहा था, इसलिए उन्हें हरमाइनी के सांस छोड़ने की आवाज सुनाई नहीं दी। देखिए, हम अभी अभी लौटे हैं, हैग्रिड ने झोले की तरफ अपना विशाल हाथ लहराते हुए कहा। शायद कोई पहले मिलने आया होगा और हम उसे नहीं मिले होंगे। लेकिन तुम्हारे कदमों के दरवाजे में जाने वाले कदमों के निशान नहीं है। देखिए, हम हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। हैग्रिड ने घबराहट में अपनी दाढ़ी खींची और मदद की तलाश में उस कोने की तरफ निगाह डाली जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी खड़े थे। ओह, अम्ब्रिज पलटी और पूरे केबिन में घूमकर चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। उन्होंने झुककर पलंग के नीचे झांका और फिर हैग्रिड की अलमारी देखी। वे उस जगह से 2 इंच दूर से निकली जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी दीवार से टिके खड़े थे। जब वे पास से निकली तो हैरी ने अपना पेट भी अंदर कर लिया। हैग्रिड खाना बनाने के लिए जिस विशाल कढ़ाई का इस्तेमाल करता था, उसमें सावधानी से देखने के बाद वो पीछे मुड़कर पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? ये चोटें कैसे लगी?
हैग्रिड ने जल्दी से अपने चेहरे से ड्रैगन का कोष हटा दिया, जो हैरी की राय में एक गलती थी, क्योंकि अब उसकी आंख के चारों तरफ की काली और बैंगनी चोटें साफ दिख रही थी। यही नहीं, उन्हें यही नहीं, उसके चेहरे पर ताजा और जमा हुआ खून भी दिख रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, ओह, हमारे हमारे साथ दुर्घटना हो गई थी। किस तरह की दुर्घटना? हम गिर गए थे। तुम गिर गए थे? हाँ, एक दोस्त के घोड़े पर से। हम झाड़ू पर नहीं उड़ते हैं। हमारे आकार को देखें। हमें नहीं लगता कि कोई झाड़ू हमारा वजन संभाल सकती है। हमारा एक दोस्त अब्रैक्सॉन घोड़ों को पालता है। हमें नहीं पता कि आपने उन्हें कभी देखा है या नहीं। बहुत बड़े और पंखदार होते हैं। हमने उन पर थोड़ी सवारी की और तभी हैग्रिड की बकवास के बीच ठंडेपन से हस्तक्षेप करते हुए अम्बरिज ने पूछा, तुम गए कहां थे? हम गए? कहां थे? उन्होंने कहा, सत्र शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं। वैकल्पिक टीचर को तुम्हारी क्लासें लेनी पड़ रही हैं। तुम्हारा कोई साथी टीचर मुझे तुम्हारे पते ठिकाने की जानकारी नहीं दे पाया। तुम कोई पता छोड़कर नहीं गए थे जहां तुमसे संपर्क किया जा सके। तुम गए कहां थे? थोड़ी देर खामोशी छाई रही, जिसमें हैग्रिड अपनी नई खुली आंख से उन्हें घूरता रहा। हैरी को उसके दिमाग के तेजी से काम करने की जैसे आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कहा, हम हम अपनी सेहत ठीक करने गए थे। सेहत ठीक करने? प्रोफेसर अम्बरिज ने दोहराया। उनकी आंखें हैग्रिड के रंगहीन और सूजे हुए चेहरे पर पड़ी, जिस पर से ड्रैगन का खून धीरे धीरे कुर्ते पर टपक रहा था। अच्छा? हाँ, हैग्रिड ने कहा, थोड़ी ताजी हवा खाने। अम्बरिज ने मीठी आवाज में कहा, गेम कीपर के रूप में ताजी हवा मुश्किल से ही मिलती होगी। हैग्रिड के चेहरे का वो छोटा सा हिस्सा, जो काला या बैंगनी नहीं था, लाल हो गया। देखिए, हवा पानी बदलने गए थे। अम्बरिज ने तेजी से पूछा, पहाड़ों पर? हैरी ने हताशा से सोचा, वे जानती हैं। पहाड़? हैग्रिड ने दोहराया, जो स्पष्ट रूप से तेजी से सोच रहा था। नहीं, हमारे लिए तो दक्षिणी फ्रांस ही ठीक है। थोड़ी सी धूप और समुद्र का किनारा। अच्छा? अम्बरिज ने कहा, तुम्हारी चमड़ी तो सूर्य की रोशनी से ज्यादा जली हुई नहीं दिख रही है। हाँ, चमड़ी संवेदनशील जो है, हैग्रिड ने मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा। हैरी ने देखा कि उसके 2 दांत गायब थे। अम्बरिज ने उसकी तरफ ठंडेपन से देखा, जिससे उसकी मुस्कान कमजोर पड़ गई। फिर उन्होंने अपने हैंडबैग को अपनी बाह पर थोड़ा ऊपर खिसकाया और बोली, जाहिर है, मैं मंत्री जी को तुम्हारे देर से लौटने के बारे में सूचित करूंगी। ठीक है, हैग्रिड ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सर्वोच्च प्रशासक होने के नाते यह मेरा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन आवश्यक कर्तव्य है कि मैं अपने साथी टीचर्स का इंस्पेक्शन करूं। इसलिए मैं कह सकती हूं कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। वे तेजी से पलटी और दरवाजे तक गई। हैग्रिड ने सूनेपन से दोहराया, आप हमारा इंस्पेक्शन कर रही हैं? हाँ, अम्बरीश ने धीरे से कहा और अपने हाथ को दरवाजे के हैंडल पर रखकर उसकी तरफ पलट कर देखा। मंत्रालय ने ठान लिया है कि वो उन टीचर्स को बाहर निकाल देगा जो संतोषजनक नहीं है। गुड नाइट हैग्रिड। वे चली गई और झटके से अपने पीछे दरवाजा बंद कर गई। हैरी अदृश्य चोगा उतारने ही वाला था, लेकिन हरमाइनी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अभी नहीं, उसने उसके कान में कहा। हो सकता है वे अभी नहीं गई हों। हैग्रिड भी इसी दिशा में सोच रहा था। वे कमरे के पार गए और उसने पर्दे को 1 इंच खोल दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो महल की तरफ लौट रही हैं। हे भगवान, टीचर्स का इंस्पेक्शन कर रही हैं।
ऐसा क्या? हाँ, हैरी ने चोगा खींचते हुए कहा। ट्रिलोनी पहले ही प्रोबेशन पर है। हम्म। हैग्रिड, अब ये बताओ, क्लास में तुम हमें क्या पढ़ाने की योजना बना रहे हो? ओह, उसके बारे में चिंता मत करो। हमने बहुत सारी चीजों की योजना बना रखी है, हैग्रिड ने उत्साह से कहा और ड्रैगन के गोश्त को टेबल से उठाकर दोबारा अपनी आंख से चिपका लिया। हमने तुम्हारे OWL वाले एयर के लिए 2-3 प्राणी बचा कर रखे थे। तुम देखना तो सही, वे सचमुच खास हैं। हरमाइनी ने झिझकते हुए पूछा। अच्छा, किस तरह के खास हैं? हम नहीं बताएंगे, हैग्रिड खुश होकर बोला। हम बताकर तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहते। देखो हैग्रिड, हरमाइनी ने बहुत उतावलेपन से कहा और सारा नाटक छोड़ दिया। अगर तुम क्लास में किसी खतरनाक प्राणी को ले गए तो प्रोफेसर अम्ब्रिज ज्यादा खुश नहीं होगी। खतरनाक? हैग्रिड ने बड़े प्यार से देखते हुए कहा। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम लोगों को खतरनाक चीज नहीं दूंगा। मेरा मतलब है, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। हैग्रिड, तुम्हें अम्ब्रिज के इंस्पेक्शन में पास होना है और ऐसा करने के लिए ये अच्छा रहेगा अगर वो ये देखें कि तुम हमें पोरलॉक्स की देखभाल करना सिखा रहे हो, नॉल्स और हेजहॉग के बीच कोई फर्क करना सिखा रहे हो, इसी तरह की कोई चीज। लेकिन हरमाइनी, ये चीजें ज्यादा दिलचस्प नहीं है, हैग्रिड ने कहा। हमारे पास जो चीज है वो बहुत ज्यादा प्रभावी है। हम उसे बरसों से पाल रहे हैं। हमें लगता है कि ब्रिटेन में सिर्फ हमारे ही पास इसका एकमात्र पालतू समूह है। हैग्रिड प्लीज, हरमाइनी ने कहा। अब उसकी आवाज में सचमुच हताशा का पुट था। अम्ब्रिज उन टीचर्स को बाहर निकालने का कोई बहाना तलाश कर रही है जिन्हें फिर डंबलडोर के ज्यादा करीब समझती हैं। प्लीज हैग्रिड, हमें कोई नीरस चीज पढ़ाओ जो हमारे OWL में आने वाली हो। लेकिन हैग्रिड ने सिर्फ जमाई ली और कोने में रखे विशाल पलंग की तरफ एक आंख से हसरत भरी निगाह डाली। सुनो, दिन बहुत लंबा था और अब काफी रात हो चुकी है। उसने हरमाइनी के कंधे को हल्के से थपथपाया, जिससे हरमाइनी के घुटने मुड़ गए और वो धम्म से फर्श पर गिर गई। ओह सॉरी, उसने हरमाइनी का दुशाला पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। देखो, हमारे बारे में चिंता मत करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमने तुम्हारी क्लास के लिए एक बेहतरीन योजना बनाई है। बेहतर होगा कि अब तुम लोग लौट जाओ और अपने पीछे अपने पैरों के निशान मिटाना मत भूलना। मुझे नहीं पता कि उसे तुम्हारी बात समझ में आई थी, रॉन ने कुछ समय बाद कहा। जब ये जांच करने के बाद कि रास्ता साफ था, वे तेज गिरती बर्फ के बीच से होते हुए महल तक लौटे। चलते समय उनके पीछे कदमों के निशान नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हरमाइनी लोपन सम्मोहन करती जा रही थी। तो मैं उसके पास कल फिर आऊंगी, हरमाइनी ने संकल्प के साथ कहा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी क्लास की पूरी योजना बना दूंगी। अगर वे ट्रिलोनी को बाहर निकाल दें तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हेग्रिड को नहीं निकालने दूंगी।